एक पुरानी कहावत है, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। इस कहावत का मतलब है कि पानी पीना है तो छान कर पिए और गुरु रखना है तो चेला जो है गुरु को जानकर अपना गुरु रखे। और मुझे लगता है कि वर्तमान काल में भारतीय राजनीति के जो गुरु चेले की जोड़ी है, इसमें एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि चेले ने अपने गुरु को बिल्कुल जानकर, सोच समझकर और छान कर रखा है। इसीलिए कल आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक आदेश पारित हुआ कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं। तो कल अंकल सैम को जानकर, सोच समझकर, पूरा छान कर फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। और मैं तो कहूंगा कि केवल ये एआईसीसी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। आपको लगेगा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्चुअली ये एक एंडोर्समेंट लेटर है। ये अंकल सैम और सैम पित्रोदा के द्वारा की गई हर बात का एंडोर्समेंट है। चुनाव के समय कोई बात अगर इनकन्वीनियंट लगे, राजनीतिक सहूलियत ना हो, तो उसको व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर देना और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करना या उनको भ्रमित करने का प्रयास करना। पर जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। ऐसी रन ऑफ द मिल या रूटीन की अपॉइंटमेंट नहीं है। लीडर बने हैं ऑपोजिशन के तो एडवाइजर भी चाहिए, इसीलिए ये की गई। और ये एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट किस चीज का? मित्रों, आपको याद होगा कि यही सैम पित्रोदा अर्थात अंकल सैम ने कहा था कि उनको भारतीयों में भारतीय नहीं, उनको विदेशी दिखते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी तो विदेशियों में ज्यादा विश्वास रखती भी है, उनके नेतृत्व का भी अगर आप स्ट्रक्चर कई वर्षों तक देखेंगे तो विदेशियों में उनको ज्यादा आस्था है, पर भारतीयों में ही विदेशी दिखने लग गए। दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े रेसिस्ट कंजेक्चर के साथ कहा गया कि ये चाइनीज, जो पश्चिम भारत के हैं, मतलब मैं जहां से आता हूं हम सब अरब, और जो नॉर्थ के हैं वो सारे लोग व्हाइट्स। और इस बात के लिए कांग्रेस ने शायद कॉस्मेटिकली अपना किनारा कर दिया होगा बयान से, पर जब एक एंडोर्समेंट लेटर अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर कल कांग्रेस की तरफ से गया तो अंकल सैम ने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई वॉज नॉट सैक्ड, आई स्टेप डाउन विलिंगली। मतलब कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी कि इस बयान के लिए उनको निकाले, वो खुद बता रहे हैं। द रिमार्क्स मेड बाय मी वर नॉट रेसिस्ट, इन फैक्ट इट इज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट दे आर रेसिस्ट। मतलब अंकल सैम को जब कल कांग्रेस ने रीअपॉइंट किया तो अंकल सैम ने आकर यह कहा कि कांग्रेस तो मेरी बातों से पूर्ण तरीके से इत्तेफाक रखती है और मेरे कमेंट्स रेसिस्ट नहीं हैं, उल्टा जिन लोगों ने इस विषय पर बात उठाई वो रेसिस्ट है। मतलब यदि कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति हो जिसको बुरा लगा हो कि आपने मुझे अफ्रीकन बोला, ही इज रेसिस्ट।
अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति, और मुझे याद है उस समय पर हमारे किरण रिजिजू साहब ने और पेमा खांडू साहब ने इस विषय को उठाया था, तो वो रेसिस्ट है। आपने उनको चाइनीज बोल दिया, पर वो रेसिस्ट है। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी रेसिस्ट बयान नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं, अडिग हूं। आज मैं इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रेवंत रेड्डी साउथ इंडियंस को अफ्रीकन समझते हैं जैसे सैम पित्रोदा बता रहे हैं? सिद्धरामैया जी से, एमके स्टालिन जी से, और कांग्रेस में तो कई सारे नेता है ना जो नॉर्थ साउथ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई कलकुरुचि में इतने लोग मारे गए, उस पर आप चुप रहे, पर जिसने साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कह दिया उस पर भी आप चुप है। और केवल चुप नहीं, उनकी बातों को सही मानते हुए उनको रीअपॉइंट कर दिया। और केवल यहां बात नहीं समाप्त होती, गुरु की और भी कुछ बातें हैं जो चेले को बड़ी अच्छी लगी है। और वो कौन सी बात है? गुरु ने कहा था कि 1984 का जो सिख जेनोसाइड हुआ, जिसमें 3,500 सिखों का नरसंहार और कत्लेआम हुआ, जिसपे राजीव जी जो उनके मित्र थे गुरु के, उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। तो गुरु ने कहा हुआ तो हुआ। चेले को, मतलब कि राहुल जी को, गुरु की यह बात बिल्कुल पसंद है। वो इंडोर्स कर रहे हैं जब वो सैम पित्रोदा, अंकल सैम को रीअपॉइंट करवा रहे हैं। पुलवामा और 26/11 के विषय में गुरु अंकल सैम ने कहा था कि 8-10 लोग आकर कोई हमला कर दे तो क्या पूरे पाकिस्तान का दोष है क्या? और फिर उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने सेना से सवाल करते हुए पूछा था कि 300 लोग कहां मारे गए? 300 लोग नहीं मारे गए। गुरु की इन बातों को चेले एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब कि सेना पर सवाल खड़े करना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। आजकल जो चेले हैं वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, जय संविधान भी बोलते हैं। गुरु ने संविधान पे भी अपना विशेष ज्ञान जो है प्रकट किया है। संविधान के विषय में गुरु ने कहा है कि संविधान बनाने में आंबेडकर जी का क्या योगदान था? योगदान था तो नेहरू जी का था। यह गुरु जी का बयान था, ट्विटर पर ट्वीट भी है उनका। मतलब कि आज राहुल गांधी जी ने सैम पित्रोदा की अपॉइंटमेंट और कांग्रेस पार्टी ने उनकी अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करते हुए आंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान किया है, संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया है। उसके बाद गुरु ने यह भी कहा कि जो राम है, प्रभु श्री राम, राम मंदिर और राम नवमी, यह भारत आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब आज उत्तर प्रदेश की धरती में जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दम भरती है कि हम लोग यहां जीत गए, वहां जीत गए, जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ नहीं सकते, आज ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति देकर उनको एडवाइजर बनाने का काम, उनको गुरु मानने का काम राहुल गांधी ने किया है। और फिर पूरे देश के मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया था। गुरु सैम पित्रोदा जी ने कहा था कि मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर और टैक्सेस थोप दिए जाने चाहिए। उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात की थी, जिसमें वो चाहते थे कि 55% अगर किसी का हो तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% वो बांट दिया जाए। तो आज इन सभी बयानों और स्टेटमेंट्स और सेंटिमेंट्स को कांग्रेस पार्टी ने इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से एंडोर्स किया है। यह एंडोर्समेंट लेटर है सैम पित्रोदा के इन बयानों का। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो जयराम रमेश जी, उनका खुद का ट्वीट देख लीजिए जब उन्होंने ये अपॉइंटमेंट को सार्वजनिक पटल पर रखा। जयराम रमेश जी कहते हैं कि सैम पित्रोदा को इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके कमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने समझा दिया, और वो तो प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने उनके कमेंट्स को डिस्टोर्ट किया था। ये जयराम रमेश जी ने एंडोर्स किया है कि उनके कमेंट्स में कोई बुराई नहीं थी, उनका एक कॉन्टेक्स्ट था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कहा जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग को चाइनीज कहा जा सकता है, जयराम रमेश बताएंगे। पर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो आप लोगों ने, जो साउथ इंडिया के लोग बुरा माने या नॉर्थ ईस्ट के लोग बुरा माने, वो उनकी वजह से हुआ, वो रेसिस्ट है, उन्होंने डिस्टोर्ट किया।
सैम पित्रोदा ने जो भी बयान दिए हैं आज तक, वो सारे बयान सही है। इमरान मसूद ने भी कहा कि ये तो डिजिटल क्रांति के प्रणेता है, तो इनको तो पार्टी में लेना ही चाहिए फिर से। और उदित राज ने तो और भी अनोखी बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सैम ने जो बात की थी वो बात तो सही थी, लेकिन समय गलत था। आज इससे स्पष्ट हो जाता है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट लेटर / एंडोर्समेंट लेटर of the Congress party that all the unsavory, objectionable, insulting comments made by Mr. Sam Pitroda about Indians, about Prabhu Shri Ram, Ram Navami, about the Sikh genocide, about the Pulwama terrorist attack, they are wholly subscribed to and endorsed by the Congress party, or else today the Congress party would not have been reappointing this person as soon as the elections are over. ये इनकी हकीकत है। अगर आपके कोई सवाल होंगे इस विषय से या और कोई विषय पे तो जरूर पूछिए। देखिए, आज मैंने सुना वो बयान, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सिंबल ऑफ मोनार्की है। सेंगोल इज सिंबल ऑफ मोनार्की। और उन्होंने कहा कि ये राज का डंडा है। जिनकी पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है वो सिंबल ऑफ मोनार्की की बात कर रही है, पर ये समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है। जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते, भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग का ऐसा अपमान करना वोट बैंक के नाम पर, यह इनका है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने तो हिंदू धर्म के विषय में क्या क्या नहीं बोला है। हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस का अपमान, भारत की सेना सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल खड़े करने का काम, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने का काम, चाहे ईवीएम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करने का काम। पर आज मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्कृति और तमिल संस्कृति को भी नहीं बख्शा गया है। अगर यह सिंबल ऑफ मोनार्की है तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं अखिलेश जी को और उनके सांसद साहब को। क्या ये नेहरू जी सिंबल ऑफ मोनार्की लेकर खड़े थे क्या? नेहरू जी ने ग्रहण किया ना। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए इतिहास में, सेंगोल जो ग्रहण किया गया राजगोपालाचारी जी के आग्रह पर, तो वो तो नेहरू जी ने किया। तो क्या नेहरू जी ने, जो पंत पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्होंने सिंबल ऑफ मोनार्की को अपनाया? दूसरी बात, सेंगोल हमारी भारत की और तमिलनाडु की संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। सेंगोल का जो शब्द है वो सेम्मई से आता है, और सेम्मई का मतलब होता है राइचियसनेस, नीति परायणता। जो नीति के प्रति अपनी हमेशा परायणता रखता है, जो न्याय और निष्पक्षता के भाव से काम करता है। और आपको पता है, ये जब सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकारा और ग्रहण किया और फिर उसको संसद भवन में, पहले तो वॉकिंग स्टिक बना दिया था, उसको संसद भवन में उसका उचित स्थान, सम्मानपूर्वक स्थान मिला, तो आपको वो दृश्य याद होगा कि तमिलनाडु के महत्वपूर्ण अधिनियम आए थे। वो महत्वपूर्ण अधिनियम जो आए थे, उन्होंने आकर विशेष आशीर्वाद दिया सेंगोल के माध्यम से। और वो ज्यादातर अधिनियम जो तमिलनाडु के हैं वो ओबीसी समुदाय के हैं। मैं आपकी बस जानकारी के लिए बोल रहा हूं। वैसे तो साधु संतों की ना कोई जाति होती, ना कोई उनको इस प्रकार से देखने की चेष्टा की जानी चाहिए। पर सोच, जिस सेंगोल के शीर्ष पर, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, पर फिर भी मेरे पास इतनी जानकारी है कि उसके शीर्ष पर नंदी है। नंदी जी का और भगवान शिव का क्या रिश्ता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आपने उसको डंडा बोल दिया। अरे भाई, आपकी राजनीति में आप डंडे और पिस्तौल के अलावा आपने कुछ देखा नहीं है, तो क्या आप सेंगोल को डंडा बोल देंगे? यह हमारा प्रतीक है राइचियसनेस का, यह न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। और आप सोचिए कि तमिलनाडु के लोगों को
आज कितना अपमानजनक महसूस हो रहा होगा कि औरंगजेब की तो कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, परंतु तमिलनाडु की संस्कृति के हिस्से पर इतना बड़ा अपमानजनक टिप्पणी कर देना। आज इस पर दरअसल सवाल डीएमके से पूछा जाना चाहिए। क्या एमके स्टालिन साहब इस प्रकार की परिभाषा से इत्तेफाक रखते हैं क्या, जो समाजवादी पार्टी ने कहा? और समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रुकी। अंबुज जी, आपको बता दूं, आज तो एक और दिलचस्प बयान देखने मिला। अखिलेश जी जब अपने, वो भी खुशी में है, होश में है, होश में कभी कभी जोश भी खो जाते हैं, इस अति उत्साह में जब वो अपने फैजाबाद के सांसद अवधेश जी का परिचय करा रहे थे मीडिया से संभवतः, तो उन्होंने कहा कि देखिए आ गए ये राजा अयोध्या के। अयोध्या का राजा कौन है और हमेशा तक कौन रहेगा वो हमें सबको पता है। मतलब आज आप अपने एक सांसद की तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। आप इतने बड़े हो गए 37 सीट जीतकर कि प्रभु श्री राम की धरती पर खड़े होकर आप प्रभु श्री राम से अपनी तुलना करने लग गए और कहने लगे कि ये राजा है अयोध्या का। और अभी क्या ऑब्जेक्शन था इनके दूसरे सांसद को, आरके चौधरी को, कि सेंगोल जो है सिंबल ऑफ मोनार्की है, और इनके नेताजी क्या बोल रहे हैं? नेताजी बोल रहे हैं कि ये राजा है, सांसद नहीं राजा है। ये विरोधाभास भी है। परंतु मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके दोनों बताए, और खास करके तमिलनाडु कांग्रेस और तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, वो बताए कि इस प्रकार का सेंगोल का अपमान क्या वो स्वीकारते हैं? इट इज आउटराइट इंसल्ट ऑफ भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति एंड तमिल कल्चर, द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय द समाजवादी पार्टी, बट दे आर हैविंग अ डीएनए टू इंसल्ट Hindu religion, to insult Sanatan, to insult the Indian institutions, to raise question mark on Indian armed forces, and now they have started targeting even Indian Sanskriti and culture and Tamil culture and Sanskriti. If this is indeed symbol of monarchy, why was Nehru ji accepting it? Samajwadi Party must first tell us that. जी, और किसी का कोई सवाल है किसी विषय को लेकर? सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति ही इस प्रकार के संविधान विरोधी एनार्किक कृत्यों से हुई है। याद होगा आपको कि 26 जनवरी के प्रोग्राम से पहले वो सड़क पर लेट गए थे। जो सड़कों पर लेटकर संविधान का उस समय पर विरोध कर रहे थे, आज संसद में आने के बाद भी उनके कृत्य वही है, क्योंकि आज का जो दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जो नई संसद, जो नई सरकार बनी है, 18वीं लोकसभा जो गठित हुई है, पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति उनका संबोधन एक जॉइंट सिटिंग को एड्रेस कर रही थी। यह कोई राजनीतिक या कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह देश के संविधान का, देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक अहम हिस्सा था। और इसका बहिष्कार करके प्रदर्शन करना किस चीज के लिए? एक भ्रष्टाचारी जिसको कोर्ट से राहत नहीं मिल रही, तो क्या आप कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? मतलब कि संसद में खड़े होकर किसके खिलाफ? हाईकोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिन्होंने राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिन्होंने तुरंत इस मामले को नहीं सुना। किसके खिलाफ प्रदर्शन था? और सोचिए, जो लोग प्रदर्शन करते थे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के लिए, आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में क्यों है। मतलब ये सियासी धर्मांतरण का भी एक किस्सा देखिए कि कैसा बदल गया आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र। परंतु मैंने जब देखा आम आदमी पार्टी वहां पर अकेले खड़ी थी, 3-4 या कुछ 5 सांसद ज्यादा से ज्यादा रहे होंगे। ये इंडी अलायंस, वी आर ऑल इन इट टुगेदर वाले कहां थे? मतलब फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स कम से कम समाप्त हो गई है। चुनाव खत्म, रिश्ता खत्म, दिल्ली का मामला अब तुम देखो, मैं कौन तुम कौन, हम साथ साथ है से हम आपके है कौन पे आ गए, ये भी एक परिचय मिला। परंतु जो बयान संजय राउत जी ने दिया, राष्ट्रपति जी किसी राजनीति का हिस्सा नहीं होती। राष्ट्रपति जी को राजनीति में घसीटकर और देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को तानाशाही का आरोप उन पर लगाकर
आप मोदी जी को गालियां बकते हैं, भाजपा को गालियां बकते हैं, समझ में आता है। आपने तो मोदी जी को कितनी ही गालियां दी हैं, उनकी समाज को, उनकी जाति को, उनके परिवार को, क्या क्या नहीं बोला है। चलिए, हम राजनीति में आप गालियां दे सकते हैं, पर आप राष्ट्रपति जी, प्रथम नागरिक को अपमानित कर रहे हैं, कहते हैं कि वो तानाशाही के लिए जिम्मेदार है। ये क्या हो चुका है संजय राउत जी को? आपको क्या उद्धव ठाकरे जी इस प्रकार के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? ये सीधे सीधे आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति का अपमान भी है, और ये कोई पहली बार नहीं है। राष्ट्रपत्नी किसने कहा था? आदिवासी समाज की ईवल मानसिकता होती है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान था। तो मुझे लगता है कि आज जो बयान संजय राउत ने इंडिया अलायंस की ओर से दिया है, यह बयान केवल द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं, बल्कि समूचे आदिवासी समाज का, और लगता है राष्ट्रपति पद का, संवैधानिक सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का उन्होंने अपमान किया है। इसके लिए उनको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। एडवाइजर का काम, गुरु का काम तो यही होता है कि चेले को एडवाइस दे। अब लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, तो वो किसी के गाइडेंस पर चलेंगे। तो वो गाइडेंस किसका होगा? उन्होंने ही कहा था एक बार कि राहुल गांधी ने ही कहा था, उनके शब्द है कि सैम इज माई मेंटोर। ये उनके शब्द थे, अंकल सैम इज माई मेंटोर, आई कंसिडर हिम टू बी अ मेंटोर। तो ठीक उनकी अपॉइंटमेंट के बाद यदि सैम पित्रोदा की अपॉइंटमेंट होती है, उनको एक पार्टी में स्थान दिया जाता है, तो यह साफ संदेश है कि मेंटोर को पॉलिटिकल पोजीशन देकर उनकी एडवाइस ली जा सके, उसके लिए एक रास्ता खोल दिया गया है। और मुझे लगता है मिडिल क्लास के टैक्सेस को लेकर, जैसे उसका प्रभाव आपको दिख रहा है कर्नाटका में, तो तुरंत टैक्स बढ़ा दिया गया है अनेकों चीज पर, पानी पर, दूध पर, पेट्रोल पर, डीजल पर। तो उनकी एडवाइस पर तो चल ही रहा है वो कि मिडिल क्लास को और कमजोर करो और उनको चाबुक मारो। इनहेरिटेंस टैक्स पर, प्रभु श्री राम पर, और जो साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कहना, इन चीजों पर राहुल गांधी निश्चित रूप से उनकी एडवाइस लेना चाहते हैं। वैसे भी राहुल गांधी जी आज जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म में बांटो, जाति में बांटो, तो अंकल सैम ने तो त्वचा और नस्ल में बांटने की बात की है। तो ये बांटने की राजनीति का ट्यूटोरियल मिलता रहे, इसलिए अंकल सैम को वहां पर पद दिया गया है, और ये उसी से कनेक्टेड है। अन्यथा ऐसा अगर नहीं है तो राहुल गांधी जी स्पष्ट तरीके से एक एक बिंदु पर अपना स्टैंड क्लियर करें। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। कल भारत की लोकसभा ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकारा जिसमें यह कहा गया कि जो 50 वर्ष पूर्व एक तानाशाह इंदिरा गांधी ने सत्ता की लालच और लालसा में संविधान को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलते हुए जो इमरजेंसी लागू की थी, उसका खंडन होना चाहिए। उसमें जो अपराध किए गए थे नागरिकों के खिलाफ, कई देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट मीडिया के खिलाफ, उसका खंडन होना चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध यदि कर रही है, तो क्या कांग्रेस ये कह रही है कि हम इमरजेंसी को सही मानते हैं? क्योंकि ऐसा बयान राजीव गांधी जी का है। राजीव गांधी जी ने इमरजेंसी को जस्टिफाई भी किया है और कहा था कि ममा हैड डन द राइट थिंग। आप अगर उनके उस समय के इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उनका कोट है, ममा डिड द राइट थिंग बाय इंपोजिंग इमरजेंसी, इवन आई कैन इंपोज। फिर भूपेश बाघेल का रिसेंट का बयान है, उन्होंने कहा इंदिरा जी बड़ी साहसी थी और साहस में आकर उन्होंने घोषित आपातकाल डिक्लेयर किया था, उन्होंने घोषित आपातकाल लगाई थी। यह भूपेश बाघेल जी का बयान। तो आज कांग्रेस पार्टी केसी वेणुगोपाल जी के इस पत्र के माध्यम से यह कह रही है कि वो इमरजेंसी के साथ आज भी खड़ी है। पर कम से कम इस मंच से, जैसे कल मेरे वरिष्ठ साथी ने, संबित पात्रा जी ने संभवतः समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद
उनको किया था, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस रेजोल्यूशन पर जो शोर हल्ला गुल्ला कांग्रेस मचा रही थी, जो विरोध कर रही थी, उसके साथ वो खड़े नहीं थे। तो ये तो अगर केसी वेणुगोपाल जी को पार्टीजन मैटर लगता है तो वो जाके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव जी से पूछे कि इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन आया उन्होंने कांग्रेस वाला स्टैंड क्यों नहीं लिया। टीएमसी से पूछे कि उन्होंने वही स्टैंड क्यों नहीं लिया जो कांग्रेस ने लिया। डीएमके से पूछे कि वो क्यों कांग्रेस से नजर चुराते हुए वहां पर मौन धारण कर रहे थे जैसे पूरा संसद कर रहा था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी is even today having emergency mindset. It endorses what Indira Gandhi did 50 years ago, and it perhaps plans to do the same thing if they ever get an opportunity again. And therefore, people of India should be very careful about not giving them any opportunity to repeat this biggest mistake against the Constitution. और कोई सवाल हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं, वरना इस प्रेस वार्ता को समाप्त करते हैं, काफी लंबी हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। खबरर भिड़ भितरे अलड़ा हेउछि कि आपणकर खबर शुणुनी प्रशासन शुणु नाहंती नेता मंत्री जंत्री की तंत्री। ब्रेकिंग न्यूज भिडरू बाहरी आमे आसुछु आपणक स्वर होई आमे देखाइबु आपणक खबर खबर आपणक फोन पर्दारे गोटिए क्लिक रे गाँरु सहर सबु खबर।